माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मैं सोनू सिंह आप लोगों को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है फेडरलिज्म, और उसी का ये लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इस टॉपिक को हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से कवर किए हैं, लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने की वजह से मैं आप लोगों को एक वन शॉर्ट रिवीजन के तौर पे एक वीडियो प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो इस लाइन को रीड करके हम लोग देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ये लाइन के कहने का मतलब ये है कि जब पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे इस फिगर में इसी डिफिनीशन को दिखाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा थोड़ा पावर शेयर करके एक थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। इसी व्यवस्था को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट वाज नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्या थी। तो इंडिया में मान लेते हैं, ये जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था और हमारा जब संविधान बन रहा था, उस समय टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को देखने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअल स्टेट को देखने के लिए। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि इंडिया के स्टेट इतने बड़े बड़े हैं, वो एरिया वाइज देखिए या पॉपुलेशन वाइज देखिए, इतने बड़े बड़े हैं कि यूरोप के इंडिपेंडेंट कंट्री से भी ज़्यादा पॉपुलेशन और एरिया हमारे स्टेट के हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं यूपी को। यूपी की जनसंख्या रसिया से भी ज़्यादा है, और रसिया यूरोप का इंडिपेंडेंट कंट्री है। उस एशिया से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे यूरोप स्टेट की है। तो कहीं ना कहीं इस स्टेट के अंदर भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। जैसे यहाँ के किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में, अगर वहाँ के लोकल लेवल पे किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम और इश्यूज आ गया, जैसे यहाँ बहुत प्रकार के इस प्रॉब्लम और इश्यूज को दिखाए गए हैं, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर लोकल लेवल पे आ गया, तो उस लोकल लेवल के प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे ही सेटल डाउन कर देने के लिए लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब ये लोकल गवर्नमेंट का ही कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, लोकल गवर्नमेंट ही इस प्रॉब्लम को कैसे सेटल कर सकती है, तो बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल एरिया। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको अपने लोकल एरियाज़ के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर लोकल एरियाज़ के बारे में उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो किसी भी प्रॉब्लम को वो अच्छे से वहीं पे सेटल कर सकती है। तो यही था डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट और लोकल गवर्नमेंट बनाने के पीछे का वजह। बट डिसेंट्रलाइजेशन नॉट सो मच इफेक्टिव, बट इनिशियली डिसेंट्रलाइजेशन नॉट सो मच इफेक्टिव। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो था, ये स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखा गया। जब इफेक्टिव नहीं देखा गया तो फिर क्या हुआ, तो 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड मेजर स्टेप लिए गए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 और 74 जो अमेंडमेंट है, ये 1992 में हुआ था और ये डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड था। और उस अमेंडमेंट में कुछ पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया। पहला पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू हेल्ड रेगुलर इलेक्शन एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे इलेक्शन को रेगुलरली कराने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। दूसरा ये था कि सीट आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SC ST OBC, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए लोकल गवर्नमेंट में सीट को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। तीसरा ये था कि 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट लोकल लेवल, और लोकल लेवल पे महिलाओं के लिए सीटों को यानी 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद एन इंडिपेंडेंट बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, और एक इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाया गया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये
किस लिए बनाया गया? तो लोकल लेवल पे एग्जाम इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। अगला स्टेप क्या था? तो स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल बॉडीज, और ये भी मैंडेटरी कर दिया गया कि जो स्टेट है वो पावर तो शेयर करेगी ही करेगी लोकल गवर्नमेंट को, और रेवेन्यू भी साथ में शेयर करेगी, जिससे कि लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से चलाया जा सके और लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल एरियाज को अच्छे से डेवलप किया जा सके। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस 5 पॉइंट को ऐड किया गया, यानी इलेक्शन को मैंडेटरी किया गया, SC/ST के लिए सीट रिजर्व किया गया, महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व किया गया, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया इलेक्शन को हेल्ड कराने के लिए लोकल लेवल पे, उसके बाद रेवेन्यू और पावर दोनों को शेयर करने के लिए कहा गया। तो इससे क्या हुआ कि द थर्ड टायर गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी बिकेम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। इससे क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी का थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट थी, ये और भी ज़्यादा क्या हुआ? पावरफुल हुआ और इफेक्टिव हुआ। अब देखते हैं अगला लाइन क्या कहता है। अब देखेंगे ये लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया गया, तो ये लोकल गवर्नमेंट जो होती है 2 टाइप की होती है। एक पंचायत में काम करती है और एक म्युनिसिपैलिटीज, यानी पंचायत क्या, ये गाँव में होती है। इसको क्या बोलते हैं? रूरल लोकल गवर्नमेंट। यानी ये जो लोकल गवर्नमेंट है 2 टाइप्स की होती है। रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसको पंचायती राज बोलते हैं, और दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसको हम लोग म्युनिसिपैलिटीज के भी नाम से जानते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप के, पहला रूरल लोकल गवर्नमेंट, दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज के भी नाम से जानते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम लोग म्युनिसिपैलिटीज के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए रूरल लोकल गवर्नमेंट है ना, ये गाँव में काम करती है, और ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट ये शहरों में काम करती है। तो पहले हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट को देख लेते हैं, देन अर्बन लोकल गवर्नमेंट को देख लेंगे। तो जब देखिए ये रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है, इसको पंचायती राज के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ये गांव में काम करती है। गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ये ग्राम पंचायत एक इंडिपेंडेंट गांव का भी हो सकता है, यानी अकेले एक गाँव का भी हो सकता है, और नहीं तो छोटे छोटे गाँवों को भी मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, और इसमें एक सरपंच को इलेक्ट किया जाता है जो हेड ऑफ ग्राम पंचायत होता है, यानी ग्राम पंचायत का हेड होता है। हैज़ डिसीजन मेकिंग पावर, और इस सरपंच के पास उस गांव से रिलेटेड, उस ग्राम पंचायत से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने का पावर होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति बनाया जाता है। बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति बनाया जाता है, जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करती है। इसको हम लोग ब्लॉक या मंडल समिति भी बोलते हैं। तो गांव में ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत बहुत सारे गांवों को मिला करके बनाया जाता है, और पंचायत समिति बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला करके बनाया जाता है। इसके आगे अगर देखेंगे तो बहुत सारे ग्राम पंचायत यानी पंचायत समिति को मिला करके, बहुत सारे पंचायत समिति को मिला करके जिला परिषद बनाया जाता है, जो कि जिला लेवल पे काम करती है। तो सबसे पहले गांवों को मिला करके पंचायत बनाया गया, जो विलेज लेवल पे होगी। बहुत सारे पंचायत को मिला करके पंचायत समिति बनाया गया, जो ब्लॉक लेवल पे होगी। अब बहुत सारे पंचायत समिति को मिला करके और जिला परिषद बनाया गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। अगर इस तरह से हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज का अगर स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो पंचायती राज का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे, इसका हेड सरपंच होता है। बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति बनाया जाता है, जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है, इसका हेड प्रमुख होता है। और बहुत सारे पंचायत समिति को मिला करके जिला परिषद बनाया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसका हेड जिला परिषद चेयरपर्सन होता है। यहाँ तक हम लोग देखें पंचायती राज यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था को। अब देखते हैं हम लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। तो देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट ये शहरों में काम करती है,
अगर छोटे छोटे शहर को देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को म्यूनिसिपैलिटीज़ देखने को मिलेगा। और इस म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है। वहाँ पे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन का चुनाव होता है और जीतता है तो क्या करता है, उस शहर का विकास करता है। उसके बाद बड़े बड़े शहरों में देखेंगे आप लोग, पटना, दिल्ली जैसे शहरों में, तो वहाँ पे आप लोगों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगा। इसका पॉलिटिकल हेड मेयर होता है, वहाँ मेयर का चुनाव होता है। जब ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होता है वो पॉलिटिकल हेड कौन होता है, मेयर होता है। ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट और ये लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट। लेकिन हुआ क्या, डिसेंट्रलाइजेशन जो था, स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज ए बिग एंड गुड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप था ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा डिसीजन था। इससे हुआ क्या, तो इससे ये हुआ कि द लोकल पीपुल गॉट वॉइस इन डेमोक्रेसी। इससे आम जनता की आवाज़ें सरकार तक पहुंच पाई। दूसरा, वुमेन गॉट रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या हुआ, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिला। मोर देन 35 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। हमारे देश में जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है उसमें 35 लाख से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कहीं ना कहीं किसी इंडिपेंडेंट देश के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल लेवल पे। उसके बाद गवर्नमेंट बिकेम मोर डिपेंड। इससे हमारे डेमोक्रेसी, हमारी गवर्नमेंट और ज़्यादा डिपेंड हुई और ज़्यादा गहरी हुई। लेकिन अब देखिएगा, लोकल गवर्नमेंट इज बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोकल गवर्नमेंट है ये हमारे डेमोक्रेसी का एक बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट है और कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखें और इसके केवल मेरिट्स को देखें, यानी इसके तारीफ करते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ खामियां भी है। खामियां क्या है, यानी लिमिटेशंस इन डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके। अभी तक तो हम लोग मेरिट्स पर बात किए, तो इसके डिमेरिट्स भी देखिए। सम टाइम ग्राम सभा एंड इलेक्शन नॉट हेल्ड रेगुलरली। कभी कभी क्या होता है ना, ग्राम सभा का जो मीटिंग है वो समय से नहीं कराया जाता। जैसे कि हर एक ग्राम पंचायत के सरपंच को बोला गया है कि साल में 2 से 3 बार क्या करना है, ग्राम सभा का मीटिंग करना है। उसमें ये तय करना है कि ग्राम पंचायत में हम लोग एक साल, आने वाले 1 सालों में इसका क्या बजट है, क्या खर्च करना है, किस जगहों पे खर्च करना है, ये ग्राम सभा के मीटिंग में कहना है, बोलना है, बताना है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हुआ। उसके बाद कहीं कहीं इलेक्शन भी समय से नहीं हो पाता है। दूसरी कमी यह है कि मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू लोकल लेवल। बहुत सारे स्टेट अभी भी ऐसे हैं जो कि पावर को लोकल लेवल पे अभी तक उतना अच्छे से शेयर नहीं कर पाए हैं। तो ये है आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का टॉपिक। इस टॉपिक में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।